नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे और तीखी सियासी बहस के बीच समाप्त हो गया। विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बाद योगी सरकार का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित किया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने सदन में हंगामा कर प्रदेश के युवाओं और जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा को बाधित करने की कोशिश की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विकास, रोजगार और जन कल्याण के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष सकारात्मक चर्चा के बजाय केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित रह गया है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर सदन की मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हों, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक
प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे, उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो। इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने एक बार फिर विधानसभा में आलू की बोरी के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, एक दिन पहले ही निलंबन की कार्रवाई झेलने के बाद विधायक सचिन यादव आज फिर सदन पहुंचे और किसानों के मुद्दे को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। विधायक अपने साथ आलू की बोरी लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। उनका आरोप है कि किसानों को आलू की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है और उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सचिन यादव का कहना है कि किसानों की आवाज उठाना उनका अधिकार है और वो सदन में किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल विधानसभा में आलू की बोरी के साथ किया गया यह प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा आलू का क्षेत्र है, आलू के किसान परेशान हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर है क्योंकि आलू की जो लागत है वो 1,000 रुपए से ज्यादा किसान के लिए है एक कुंटल की। और जबकि जो मार्केट का रेट चल रहा है वो बहुत ही कम, 350-400 रुपए चल रहा है। उसको बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, जिसलिए वो कर्जे में डूब रहा है और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि आलू की MSP निर्धारित करे जो 1,000 रुपए से ज्यादा हो, जिससे आलू के किसान को राहत मिले। अब निष्कासन है तो अंदर तो बात उठा नहीं सकते, तो बाहर बैठ के अपना योगदान देंगे और जो लोगों को अंदर मुद्दा उठाना है वो लोग अंदर बैठेंगे, जिसके कार्यसूची में मुद्दा नहीं होगा वो बाहर आके बैठेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण तैयार होता दिखाई दे रहा है। जी हां, PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाने वाली समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को भी साधने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें, 5 अगस्त को छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काशी, मथुरा और अयोध्या से संत और विद्वान बुलाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ जनेश्वर मिश्र की जयंती नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान का एक अहम पड़ाव भी माना जा रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण तैयार होता दिखाई दे रहा है। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाने वाली समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। 5 अगस्त को छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काशी, मथुरा और अयोध्या से संत और विद्वान बुलाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ जनेश्वर मिश्र की जयंती नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान का एक अहम पड़ाव है। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी राजनीति सिर्फ PDA तक सीमित नहीं बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। सपा नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी सभी जाति के लोगों का सम्मान करती है। देखिए, हाँ, 27 की तैयारी है, ब्राह्मण समाज को दिशा देता है। आज वो आए हैं
सम्मान करेंगे उनका, और सम्मान के साथ साथ उनसे आग्रह करेंगे कि समाचारी सरकार को हटाने में सहयोग। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है, ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। असल सवाल है कि आयोजन अभी क्यों? दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सपा की मंशा ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की है। इसके लिए पिछले कई महीनों से इस सम्मेलन की तैयारी चल रही थी। सम्मेलन को लेकर बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केवल चुनावी फायदे के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। देखिए, वो ब्राह्मण सम्मेलन करें, चाहे क्षत्रिय सम्मेलन करें, चाहे पिछड़ा सम्मेलन करें, चाहे दलित सम्मेलन करें, और चाहे पीडीए का फर्जी राग अलापें, समाजवादी पार्टी का सफा होना तय है। 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। ये श्री अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबको पता है। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में, गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कॉलर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहाँ से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं। कितना भी रंग बदल ले, कोई इनको कभी माफ नहीं करेगा। ब्राह्मण समुदाय बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, पॉलिटिकल है। उसको मालूम है कि सत्ता समस्याओं का समाधान है, सत्ता ही सम्मान सुरक्षा सब देता है। ब्राह्मण को कोई बहका नहीं सकता। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण सनातन का प्रहरी है, ब्राह्मण सनातन का पोषक है। सनातन का अपमान करने वाले ब्राह्मण सम्मेलन करते रहे झूठे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। पीडीए अभियान अपनी जगह है, लेकिन पार्टी मानती है कि ये सिर्फ उसी के सहारे 2027 की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब ब्राह्मण समाज को भी सियासी संदेश देने की तैयारी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि यूपी की करीब 13 से 14% ब्राह्मण आबादी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालती है। ऐसे में उन्हें साधना चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इंडिया वॉइस से बातचीत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति शेयर की। आगरा दौरे के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया। श्यामलाल पाल के 2 दिवसीय दौरे में सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, आगरा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के कैंप कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर एकजुटता भी दिखाई। प्रदेश में 2027 चुनाव का आगाज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी आगरा 2 दिवसीय दौरे पर है, हमारे साथ हैं। सीधे बात कर लेते हैं। 2027 चुनाव का आगाज हो चुका है, आगरा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर सभी लोग मिलकर करने जा रहे हैं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो बहुरंगी सरकार है। नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है और उत्तर प्रदेश प्रगति के मार्ग से डाउन हो चुका है। 27 में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में जाएंगे? जनता के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उनके किसान की खाद की बोरी के दाम बढ़ गए और उनके वजन कम हो गए, और आज मार्केट में हाल यह है कि किसान के खाद की बोरी ही मार्केट से गायब है। सीजेपी के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी, इस्तीफा हो गया, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं छात्रों का जारी है। समाजवादी पार्टी छात्रों को लेकर किस तरीके से रणनीति है? जिस तरह से किसानों के लिए 3 कानून बना करके केंद्र सरकार ने दिया और किसानों ने उसे काला कानून कहा,
750 किसान के मारे जाने के बाद सरकार झुकी और कानून को वापस लिया। उसी प्रकार से बेरोजगार पेपर लीक के मामले पर जब धरना और प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे तो नौजवानों के साथ भी अविश्वासघात करके उनके प्रदर्शन को रोका। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। सरकार को चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को, कि देश के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए वो अधूरा कार्य है। आगे चल करके इसका संघर्ष, धरना प्रदर्शन देश में और आगे बढ़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या स्टैंड है अब समाजवादी पार्टी का? जो भगवान प्रभु श्री राम के घर में डकैती और चोरी कर रहा है वो जनता के हकों पर भी डाका डाला है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में ए डबल इंजन की सरकार, जो झूठ बोलने की सरकार है, वो जाएगी और सामाजिक न्याय की सरकार पीडीए की आएगी। 2 दिवसीय दौरे पर आगरा में हैं आप। आगरा की जनता से किस तरीके का मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगरा का मैसेज साफ है कि यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ चुके हैं और समाजवादी सरकार बनाने के पक्ष में आ चुके हैं। ये भीड़, ये उन्माद लोगों का जनाक्रोश इस बात का प्रतीक है कि आगरा जनपद जिस प्रकार से ताज नगरी के नाम से एक ऐतिहासिक स्थल है, उसी प्रकार से देश के ऐतिहासिक संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम आगरा के लोग करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, तब ये पीडीए की बात करते हैं। पीडीए को भी 27 में जनता नकार देगी, ऐसा ब्रजेश पाठक कहते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता ने किसे नकारा है, ये ब्रजेश पाठक जी से पूछ लीजिए। देखिए, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। आज आगरा में 2 दिवसीय दौरे पर है। साफ तौर से कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसके ऊपर भी कई आरोप लगाए, हमलावर हुए हैं। हालांकि 2 दिवसीय दौरे पर है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अमेठी के चर्चित अंकित कश्यप हत्याकांड का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुकई यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके पैर में गोली भी लगी है। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। इस मामले में राम सुंदर यादव, सरिता यादव और रंजना यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक 22 वर्षीय अंकित कश्यप की हत्या अंतर जातीय विवाह को लेकर हुए विवाद के चलते गला रेत कर की गई थी। ये वारदात बीती रात हुई थी। एसपी सरवण टी के निर्देशन में गौरीगंज पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले में सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच भी लगातार जारी है। दिनांक 3/8/2026 को समय शाम 8:30 बजे थाना क्षेत्र गौरीगंज के कस्बा गौरीगंज में अंकित कश्यप, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, उसकी हत्या उसके पड़ोसी सुखई यादव तथा उसके परिजनों ने मिलकर के कर दी थी। इस हत्या के संबंध में अंकित के परिजनों के द्वारा थाना गौरीगंज पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था। आज थाना प्रभारी गौरीगंज को सूचना मिली थी कि सुखई यादव, जो हत्या का मुख्य अभियुक्त है, टिकरिया क्षेत्र में छुपा हुआ है। इस सूचना पर स्वाट टीम तथा थाना प्रभारी गौरीगंज की टीम के द्वारा सुखई यादव की घेराबंदी की गई, तो अपने को घिरता हुआ देख जान मारने की नीयत से उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। उससे एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मथुरा के वृंदावन में श्रद्धालुओं से ठगी और अवैध वसूली करने वाले होटल दलालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वृंदावन कोतवाली पुलिस ने देर रात सघन अभियान चलाकर करीब 2 दर्जन दलालों को हिरासत में लिया। आरोप है कि ये लोग होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दिलाने के नाम पर
श्रद्धालुओं से अधिक पैसे वसूलते थे और उन्हें गुमराह करते थे। पुलिस ने प्रेम मंदिर, वीआईपी मार्ग और बांके बिहारी क्षेत्र समेत प्रमुख इलाकों में कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरह की ठगी या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।